सियासत मैदान खिदमत है, सियासत कोई कारोबार नहीं, और सियासत दरअसल आवाम की रहनुमाई का नाम है। तो हमारा निज़ाम तालीम जो मुसलमानों का रहा वो बड़ा फरसुदा रहा। उन्होंने बदलते हुए हालात में अपने तालीमी निज़ाम को अपग्रेड नहीं किया। जमहूरियत के 4 बुनियादी सुतून कहे गए ना जी, अदलिया, कानून साजिया, इंतजामिया और मीडिया। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अब्दुल्ला कामरान और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा पॉडकास्ट चैनल। आज हमारे पॉडकास्ट चैनल का पहला एपिसोड है और हमारे साथ जो मेहमान है वो बहुत ही खास मेहमान है। एक ऐसे सियासतदान, एक ऐसे लीडर, एक ऐसे एमएलए जिनकी इंट्रोडक्शन की जिन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार से आते हैं, एक ऐसे स्टेट से आते हैं जहां पर पॉलिटिक्स मतलब चर्चा मतलब पॉलिटिक्स। मैं बात कर रहा हूं AIMIM के स्टेट प्रेसिडेंट और अमोर से माननीय विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब का। सर बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। जनाब बहुत बहुत आपकी कदरदानी का शुक्रिया। सबसे पहले सर आपको मुबारकबाद, चौथी बार आप एमएलए चुनकर आए हैं। कितना चैलेंजिंग था आपका इस मर्तबा एमएलए बनना? माजरत के साथ जरा सा एक गिनती और बढ़ा दीजिए उसमें। 5वीं मर्तबा जी, या 5 बार के विधायक हैं? तो आप 5 बार के विधायक हैं सर। 5 मर्तबा विधायक बनने के बाद तो अमूमन लोग मंत्री बन जाते हैं। आप अभी भी एमएलए के एमएलए ही हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप भी अगर आज राजद में होते या आप जेडीयू में होते तो आपके आगे पीछे भी पुलिस का एस्कॉर्ट होता, आप मंत्री बन गए होते? नहीं, दरअसल सियासत मैदान खिदमत है, सियासत कोई कारोबार नहीं। ये वो लोग सोचते हैं जो लोग कारोबारी होते हैं, और सियासत दरअसल आवाम की रहनुमाई का नाम है। और रहनुमाई करने के लिए कभी इक़्तिदार में रहकर भी और बहुत ज़्यादा इक़्तिदार से बाहर रहकर, मैं समझता हूँ कि मुखालफत में चीज़ें ज़्यादा निखर कर सामने में आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी है मैं अदा कर रहा हूँ, और बहुत ही इत्मीनान बख्श माहौल में। हालांकि कई बार मौक़े मेरे पास आए और अल्लाह का बड़ा करम और फजल रहा कि मैं कभी टिकट के लिए दौड़ा नहीं पीछे। वजारत के लिए कई बार ऑफ़र हुआ, लेकिन पाए इस्तकामत में मैंने कहीं पर भी कोई कमज़ोरी नहीं देखी, और मैं जहाँ हूँ बहुत मुतमईन हूँ और इत्मीनान से काम कर रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो कौन सा ऐसा जादू है जो उन्होंने आपके ऊपर किया है कि इससे पहले आपने लालू यादव जी के लीडरशिप में आपने काम किया, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में आपने काम किया, लेकिन जब से आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़े हैं, AIMIM के साथ आप जुड़े हैं, आप ये कहते आ रहे हैं कि क़यामत की रात तक और आखिरी सांस तक जब तक मैं जिंदा हूं AIMIM में ही रहूंगा। ये कौन सा ऐसा जादू है जो ओवैसी ब्रदर्स करते हैं लोगों के ऊपर? नहीं, ओवैसी ब्रदर का मसला नहीं है सिर्फ। ओवैसी साहब या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सियासी नज़रिए का मसला है। ये उसके ज़ात से ज़्यादा उसके अफकार की और उसके तरीक़ेकार का ताल्लुक़ है इससे कि मौजूदा वक्त सियासत हो गया है बह जाओ उधर को हवा हो जिधर की, लेकिन मुखालिफ समत में चलना सबके बस का रोग नहीं है। और आज़ादी के लगभग एक लंबे अरसे के बाद भी समझिए 78 साल मुकम्मल हुआ चाहते हैं, मुल्क में दलितों, कमज़ोर तबक़ात और बिलख़ुसूस मुसलमानों की जो पसपाई हुई है, तो इक़्तिदार में भी रहे, लंबे अरसे तक मुसलमान इक़्तिदार में रहे, कौमी इक़्तिदार में भी और सूबाई इक़्तिदारों में भी, लेकिन ये है कि उनके हालात नहीं सुधरे। सेकुलरिज़म के नाम पर लोगों ने इनका इस्तेहसाल किया। मैं लालू जी के साथ भी था, ज़ाहिर है उस वक्त भी हिज़्ब मुखालिफ में ही था, तो चीज़ों को समझने का, गौर करने का मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कदम उठाया है, ये और बात लोग कह दें कि 15% लोगों की सियासत करते हैं, मुसलमानों की सियासत करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये इंसाफ की तलब करते हैं। कमज़ोर तबक़ात की वकालत करना, महरूम तबक़ात को उसका हक़ व इंसाफ दिलाना, जो लोग एहसास से कमतरी के समंदर में गर्क हो रहे हों, ऐसे लोगों को हौसला बख्शना, ये वो कारहाय नुमाया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का, जो दूसरी सियासी पार्टियों से इस पार्टी को मुमताज़ करती है। आप देखेंगे कि बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद, गुजरात के फसादात के बाद, मुसलमानों की पे दर पे गिरफ्तारियों के बाद और मोदी के आ जाने के बाद ऐसा लग रहा था एक सन्नाटा सा था। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, सबके मुंह पे ताले लगे थे, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े तीशमार खां, लेकिन अगर उसके ताले को किसी ने तोड़ा, पट्टी अगर किसी ने हटाई, तो वो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हटाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह तबारक तआला ने सियासी समझ अता की है। सियासी समझ तो बहुतों को अता की है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मसलहत की चादर ओढ़ कर रखी है, और इस बंदे खुदा ने मसलहत की चादर को नोच फेंका है और हक़ की तर्जुमानी करते हैं। ये अदा हम लोग को पसंद आई है।
और इस वक्त लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मुदल्लल, जुरतमंदाना, ईमानदाराना अंदाज़ गुफ्तगू ने एहसास कमतरी के समंदर में गर्क हो रही मिल्लत के नौजवानों को एक हौसला बख्शा है और ये फिर से आवाज़ उठाने लगे हैं। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ MIM जाती है, नौजवानों में एक नया जोश, नया एक जज्बा, आंखों में आग डालकर बात करने की ये क़ुव्वत पैदा होती है। और मैं समझता हूँ कि वो कहा था, अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये नुक्ता सीखा मैंने बुल हसन से, जा मरती नहीं है मर्गे जिस्म से, चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी, बेजार हो अगर अपनी किरण से। तो अपनी किरण से बेजार, किरण का वो हो जाना, गायब हो जाना, मैंने ज़मीर का दब जाना, उसकी अना का मर जाना, ये मौत है किसी कौम के लिए। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कम अज कम मिल्लत के महरूम तबकात के, कमज़ोरों के दिलों में उसकी अना को बेदार किया है। ये और सियासी रहनुमाओं से ये इनका मुमताज़ मकाम है। और मैं समझता हूँ कि ख्यालात जब मिलते हैं, प्रेमचंद ने कहा था, दोस्ती की बुनियाद न हम नवाला होने में है न हम प्याला होने में है, दोस्ती की असल बुनियाद तो हम ख्याल होने में है। ख्यालात मिलते हैं तो आदमी दोस्त बन जाता है। बिल्कुल सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से 2020 के इलेक्शन में आप लोगों ने 5 सीट जीता इंक्लूडिंग यू, और आपके 4 MLAs चले गए, ये तो सब जानते हैं, मैं उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। पर्सनली आपके लिए वो कितना बड़ा चैलेंजिंग था पार्टी को जिंदा रखना बिहार में, अकेले ट्रैवल करना? सीमांचल से अगर आप मोतिहारी जाते हैं तकरीबन 450 या 500 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको तय करना पड़ता है। आपको कभी सीतामढ़ी जाना पड़ता था, कभी आपको मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था, दरभंगा, पटना, गया, यानी बिहार का कोई कोना नहीं है जहां पर आप नहीं जाते थे। अकेले वाहिद पार्टी को जिंदा रखना ये कितना चैलेंजिंग और कितना पेनफुल था जब 4 MLAs आपको छोड़ के चले गए? नहीं, बाहर के दौरे के तो रफीक मिल जाते थे, है ना, चूँकि MIM दीवानों की जमात है, जब भी किसी शहर का आप दौरा करें ये काफिला बन ही जाता था। बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी तन्हाई ऐवान के अंदर होती थी, है ना, और अक्सर मैं अपने आप को तलाश करता था कि मैं किधर हूँ। मैं हिज़्ब मुखालिफ भी मेरे हमनवाई में नहीं और इक़्तिदार से भी मेरी दूरी थी, और अक्सर मैं कहने पर मजबूर हो जाता था कि भाग कर किधर जाऊँ। इस सियासी जंगल में एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है। शिकारी और दरिंदों के दरमियान में अल्लाह का बड़ा करम रहा कि वही अंदर की वो क़ुव्वत थी और सर न झुकाने की वही अपनी फितरत रही है। हक गोई और बेबाकी अल्लाह तबारक तआला की बख्शी हुई नियामत है कि मुझे खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तन्हा भी रहा तो खौफज़दा नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र रहा। तन्हा भी रहा तो अपने मसाइल, अपनी दयानतदाराना आवाज़ पर मुखालिफिन की ज़बान बंदी करने में कामयाब रहा। मुझे कोई खौफ नहीं था, वो था मेरे लिए पुरखतर। हाँ, जिस वक्त लोग बिछड़ गए थे एक ताज़ा गम था कि 4 बिखर गए, मैं तना क्या करूँगा। लेकिन अल्लाह की बड़ी मदद आई और मैं उस वक्त भी कहा था मीडिया के सामने में, ये 4 लोग चले गए हैं, जिन लोगों ने इनको भेजा था वो अवाम पार्टी छोड़कर नहीं गई है। तो मुझे अवाम पर बड़ा एतमाद था, सीमांचल के उन लोगों पर, गरीबों पर, ख़वातीन पर, बाहर रहने वाले जो हमारे मुहाजिर मजदूर हैं जिन्होंने इस पार्टी को सीखने में बड़ा रोल अदा किया है। इनके जो जज्बात थे, जो मैं देखा कि उनके जज्बात सर्द नहीं पड़े हैं, तो मुझे बड़ा हौसला था और मुझे खड़ा रखने में इन लोगों की हौसला अफजाई ने बड़ी क़ुव्वत बख्शी है। नहीं, यकीनन इसमें आपको कामयाबी मिली है। और वोट परसेंटेज की भी अगर हम बात करें तो इस मरतबा जो MIM को जो वोट मिला है, चाहे आपके कैंडिडेट कुछ हार भी गए हों, जैसे बलरामपुर में तकरीबन 80,000 वोट लाके आदिल हसन साहब हार गए इलेक्शन। कुछ ऐसे भी सीट्स थे, किशनगंज में भी आपको अच्छी वोट है, ठाकुरगंज में अच्छा वोट आया, बहुत क्लोज थे आपको। दूसरे भी कटिहार के दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां पे भी आपको अच्छे वोट आए। कटिहार के बाहर अगर बात किया जाए तो बच्चा यादव जी हैं महुआ से, उनको भी तकरीबन 14,000 या उससे ज्यादा वोट आया। तो वोट परसेंटेज तो MIM का इस बार बढ़ा है और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब को, आपको और आपके तमाम लोगों को जाता है। सो मेरा सवाल अगेन सीमांचल से रिलेटेड है सर, क्योंकि आपका जो रूट है और MIM पार्टी का जो रूट है वो है सीमांचल, यानी कि हैदराबाद में जो कहा जाए जो दारुसलाम है और हमारा चार मीनार है, चंद्रान गुट्टा है, उस तरह से आपके लिए वहां पर अमोर है और उस तरह से वहां पे बहादुरगंज है। सीमांचल आखिर इतना पीछे क्यों रह गया सर? इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है कि सीमांचल तालीम में पीछे है, सीमांचल गरीबी में है? फिर सीमांचल के साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों और किसने किया? इसका रूट कॉज क्या है सर? देखिए, सीमांचल की इस बदनसीबी के कई अवामिल हैं। एक तो ये है कि दिल्ली और पटने की बैठी हुई सरकारों ने उस इलाके से नुमाइंदगी तो हासिल की, लेकिन उस इलाके के साथ इंसाफ नहीं किया। मैं आप लोगों को ज़रा तारीख़ के हवाले से बात करूँगा
कि सन 1980 तक, तकरीबन आज से 45 साल गुज़िश्ता बात करता हूँ, गुज़िश्ता की बात करता हूँ, कि मुझे अच्छी तरह याद है कि सीमांचल की बस्तियों में शाहबाद, मिथिलांचल के मजदूरों की एक बड़ी तादाद होती थी, और हर बस्ती में जो सैकड़ों और हजारों की तादाद में मजदूर। जी, मैं ये नहीं कहता कि वो इलाका बहुत खुशहाल था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 80 से कबल जी, यहाँ के मजदूरों की हालत से सीमांचल की उनकी हालत बेहतर थी। एक दूसरा सबूत, चूंकि आदाद और शुमार आप डेटा बेस्ड गुफ्तगू करेंगे, उस जमाने में बहुत सारा कुछ ऐसा था भी नहीं जी, आप दूसरा देखेंगे कि पूरे बिहार में 2 सकाफती मेले लगते थे जी, एक सोनपुर और दूसरा खगड़ा मेला। जी, सोनपुर मवेशी के लिए मशहूर था, जी, लेकिन खगड़ा मेला कीमती मलबूसात, जेवरात, अफगानिस्तान के हलवा हो या बांग्लादेश के मलमल के कपड़े हों, है ना, तो वो सबसे कुव्वत खरीद उस इलाके की बेहतर थी। यही वजह था कि वो मेला लगता था। लेकिन जब आप देखेंगे 80-85 के बाद, 90 के बाद मुल्क में सनती तरक्की आई, जी, तो नतीजा ये हुआ कि इन बेईमानों ने, दिल्ली और पटने में बैठे हुए लोगों ने, उस इलाके में रोजगार के मौके लोगों को फराहम नहीं कराए। जी, जो सनती तब्दीली आई मुल्क में, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जी, तो ये सारा कुछ हुआ दिल्ली में हुआ, दिल्ली के कुर्ब जवार में हुआ। बिहार में आकर देखेंगे तो बेगूसराय और उधर जाकर कुछ दरभंगा और मुजफ्फरपुर से जाकर के मामला रुक जाता है। जी, तो नतीजा ये देखेंगे कि इस वक्त भी जो फीकस आमदनी है बिहार में, मुल्क की सतह पर बिहार सबसे पीछे है, जी, और बिहार के अंदर में सबसे पीछे पसमानदा सीमांचल है। जो पैरामीटर्स को आप देखेंगे, जी, तालीम के मामले में हम पीछे हैं। जी, तालीमी इदारे वहाँ कम से कम खुले। मैंने 2012 में एक लड़ाई लड़ी थी, मेरे सामने में एक रिपोर्ट आई थी मैट्रिकुलेशन के रिजल्ट की, तो मैं देखा कि बिहार की आबादी 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक हमारे किशन की आबादी 17 लाख की थी और मुंगेर की आबादी 13 लाख की थी। तो मैंने देखा कि मुंगेर में 15,200 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है, अच्छा, और हमारे यहाँ सिर्फ 3,200 बच्चों ने, 3,200 बच्चों ने। तो मैंने कहा 13.5 लाख की आबादी मुंगेर की, वहाँ 15,000 बच्चा मैट्रिक का इम्तिहान पास करता है, और हमारी 17 लाख की आबादी, और हमारे यहाँ सिर्फ 3,200 बच्चे यानी 3,200 बच्चे इम्तिहान पास करते हैं। वजह क्या है? जी, मैंने जब तलाश किया, बल्कि मैंने ऐवान में हंगामा भी किया, वज़ीर तालीम थे उस वक्त PK शाही साहब। मैंने कहा कि भाई सीमांचल के लोग पढ़ना नहीं चाहते या आप पढ़ने देना नहीं चाहते। मेरा ब्लेम है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट हमें सीमांचल के लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहती है। शरीफुन्नफ्स आदमी थे, उसने कहा कि भाई क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने कहा कि 13.5 करोड़ की आबादी है, ये 13.5 लाख की आबादी आपके मुंगेर की है साहब। वहाँ 15,200 बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान पास करते हैं, इस वजह से कि वहाँ 88 हाई स्कूल है, और मेरे 17 लाख की आबादी में सिर्फ 17 हाई स्कूल है। मेरे हमजलीस थे, कोई बाजू बैठा रहे हमको, सम्राट चौधरी साहब थे, अरे भाई गलत रिपोर्ट कह रहे हो आप जी। ऐसा थोड़े होगा, मेरे एक विधानसभा हल्के में 17 हाई स्कूल है, आपके जिले में होगा। मैंने कहा मैं गिन देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस हक बयानी के नतीजे में 30 हाई स्कूल कैबिनेट ने ऐसा फैसला लिया। लेकिन यह है कि तालीमी इदारे हमारे यहाँ कम खुले। तालीमी इदारे कम होने के नतीजे में सरकारी मुलाजिमत में भी हमारी हिस्सेदारी कम हो गई। जो तकनीकी इनकलाब आया, जो इंजीनियरिंग ने हमारे यहाँ नहीं बन सके, लोग डॉक्टर नहीं बन सके, उसी एतबार से कॉलेजेस भी हमारे यहाँ नहीं खुले। गरीबों के बच्चों मदरसे ही में पढ़ते रह गए। तुरफा तमाशा ये कि इधर सनती इनकलाब आया, लोग कल कारखानों से जुड़े, रोजगार से जुड़े, नई नई मुलाजमत तो मिली, तो हम सनद याफ्ता न हुए, मुलाजमत भी न मिली। मेरे इलाके में रोजगार के इकाइयां कायम नहीं हुई, तो रोजगार भी हमको नहीं मिला। अब उस पर बात यह है कि सैलाब की तबाही, हमारी खेतियां लूट गई। ये वो सारी चीजें थीं जिसने उस इलाके को जाहिल, अनपढ़, गरीब और पसमानदा रखा। इस वक्त भी आप देखेंगे कि गैर मुनसिफाना हुकूमत नीतीश कुमार जी ने दावा किया कि साहब हम इंसाफ के साथ तरक्की करते हैं, की बात करते हैं। बिहार की आबादी तकरीबन इस वक्त 13 करोड़ की हो गई जी। इस 13 करोड़ की आबादी में सीमांचल के चारों अजला की आबादी 1 करोड़ 30 लाख की है। वो आप देखेंगे कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर बीमार है कोई जी, तो वो सीमांचल है। किस मामले में बीमार है सर? कैंसर, पेट की बीमारियां, चमड़े की बीमारियां, पानी में आर्सेनिक की मकदार ज्यादा है, पानी में आयरन की मकदार ज्यादा है, जिससे उसके निज़ाम हाजमा और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अभी वहां पर पानी में जो सैंपल सर्वे हुआ है कई प्रखंड में, वहाँ यूरेनियम भी पानी में मिला है, जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि 13 करोड़ के बिहार में लगभग महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट का अपना वो है सर्वे है कि तकरीबन 30 से 40% कैंसर के जो पेशेंट वो सीमांचल के आते हैं। और आज एम्स का ब्रांच खोला जाता तो कहाँ? पटने में।
पटना में पटना मेडिकल कॉलेज भी, जी पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज भी, जी IGMS भी पटना में, एम्स भी पटना में, है ना। जी। और आज हमारे यहाँ अभी दरभंगा में खोल रहे हैं जी। ये, लेकिन उस इलाके में आज बीमार हैं। मैंने ये तरक्की के मामले में तो छोड़िए, बीमार की दवा देने में भी हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है कि वहाँ जो लोग कमाते हैं, जी नतीजा ये होता है कि उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनके दवाइयों में, उनके इलाज में, मुआवजे में खर्च हो जाता है। तो सर नतीजा ये है कि सबसे वहां अगर आप देखेंगे मुनाफाबख्श कारोबार, जी आप पटना पूर्णिया पूरा शहर ही वो जी। खून और पीप पे वो इमारतें खड़ी हुई हैं, हड्डी और मैंने वो समझिए गोश्त पर पूरी इमारत खड़ी हुई है। वहां से ज्यादा बीमारों का रश कहीं पूरे बिहार में आप नहीं देखेंगे। ये नाइंसाफी है जिसने हमारे साथ वो किया है। उस पर यह है कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता, उस इलाके से जिन लोगों ने नुमाइंदगी हासिल की, जी वो वजीर तो बने, MLA बने, जी। लेकिन वो अपनी पार्टी के तर्जुमान बनकर लोगों के दरमियान में वकालत तो बहुत की, जी लेकिन अवामी मसाइल की वकालत उन्होंने नहीं की। नतीजा ये हुआ कि उनको हक और हिस्सा नहीं मिला, चूंकि बुर्जुआ सियासत का दखल रहा। वहां एक लंबे अरसे तक बड़े खानदान के लोग ही सियासत में आए, MLA MP बने। तो चूंकि इनका घर फारुकुलबाल थे, इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, गुरबा के बच्चों के बारे में फिक्रमंद नहीं थे। बाद को जो लोग आए भी तो वो लोग अपनी बात नहीं रख सके, एक अदद सिर्फ टिकट के खातिर। और अवाम का उसमें कसूर ये रहा है कि अवाम वो लोग जो लोग वाकईतन इनके हक के लिए लड़ाई लड़ते थे। जी हमारे यहाँ एक साहब थे, जसीमुद्दीन साहब, कॉमरेड थे। अवाम की मसाइल की लड़ाई लड़ी, भूख हड़ताल करना, धरना देना, लोगों को जगाना, जी उम्र भर लड़ते रहे, मुखिया तक नहीं बनाया लोगों ने उनको। उस जमाने में सन 1965 वगैरह में उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स में मैंने बहुत बासलाहियत आदमी थे, जी और उसको मुखिया तक नहीं बनाया। वो कौम ये कहती है कि तुम किसका टिकट लेके आए हो। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बीमारी ये रही कि वहां के लोगों ने नुमाइंदे को नहीं देखा कि मेरा नुमाइंदा अहल है या नाअहल है। उसने पार्टी की टिकट को ही सब कुछ समझा। वो उस इलाके की सियासी नासमझी ने भी उनको गरक कर दिया। आप देखेंगे कि इस दरमियान में बड़ी तब्दीली आई। सन 1990 से पहले यादवों की मईशत अच्छी नहीं थी, जी सोशल स्टेटस भी उनका अच्छा नहीं था, जी सरकारी नौकरियों में भी हिस्सेदारी मुसलमानों से कम थी। जी लेकिन यादवों ने, गोया लालू प्रसाद यादव ने जो राष्ट्रीय जनता दल बनाई, तो बेसिकली वो यादवों की पार्टी थी और यादवों का एम्पावरमेंट हुआ। जी आप देखेंगे रामविलास पासवान जी उठे और उन्होंने पासवानों को जगाया और पासवानों के अंदर में हिम्मत और हौसला बख्शने का काम किया। जी लेकिन मुसलमान जो 18% की आबादी थी, इन्होंने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं की कि हम पार्टियों में भी अपनी वाजिब हिस्सेदारी की बात करें। जो लोग भी आए पार्टी का गुलाम बनकर रह गए, अवामी मसाइल के तर्जुमान नहीं बन सके, जिसकी वजह से भी उस इलाके का नुकसान हुआ है। कई पहलू है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ उस इलाके का, जो उस इलाके की तालीमी और समाजी और मुआशी तरक्की में रुकावट पैदा हुई, वो ये है कि उस इलाके में मुसलमानों का एक दीनदार हल्का है, जहाँ लोगों ने मदरसे कसरत से खोले, जी लेकिन बदलते हुए हालात में जदीद तालीमी इदारे इसने नहीं खोले। जी मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि जब निजाम तब्दील होता है तो सिक्के भी तब्दील हो जाते हैं। जी और जिस तरह से भी मिस्टर मोदी ने भी किया, जी है ना, 500 के नोट की हालत आज के नोट से ज्यादा कड़ा था, वो खूबसूरत भी ज्यादा था, जी जी लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि फलानी तारीख से ये पुराने 500 के नोट बंद हो जाएंगे। अगर किसी ने रख लिया तो मैं कहता हूँ कि अब अजायब घर की जीनत तो बनेगा, बाजार की कीमत तो नहीं है। जी तो हमारा निजाम तालीम जो मुसलमानों का रहा वो बड़ा फरसुदा रहा। उन्होंने बदलते हुए हालात में अपने तालीमी निजाम को अपग्रेड नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि मदरसे के फारिगीन वो मुअल्लिम बने, मुअज्जिन बने, इमाम बने, लेकिन वो सरकारी दफ्तरों में जाकर कर्मचारी, किरानी, अफसर नहीं बन सके। हमारी मजहबी सोच ने भी हमको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसी मुल्क में आज़ादी के बाद अगर देखेंगे तो मुसलमानों की तालीमी सरह गैर मुस्लिमों से बेहतर थी। इवन के एक ज़माना सन 1931 वगैरह के ज़माने में ब्राह्मणों की तालीमी सरह 16% थी और मुसलमानों की 21% थी तालीमी सरह। तो इसमें यह हुआ कि उसमें तो कई अवामिल हैं, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में जो एक ये हुआ, अगर आप बढ़ेंगे तो मुसलमानों के, चूंकि सीमांचल की बात आ रही है, तो 1857 के बाद जो मुसलमानों की रईस हुकूमत चली गई थी, तो उस वक्त अबूरी हालात में हमारे उलमा ने दीनी मदारिस कायम किए। लेकिन उस वक्त आप देखेंगे केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय ने, उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन के यूनिट्स कायम किए। नतीजा हुआ कि मुल्क जब आज़ादी की करवटें ले रहा था, जब आज़ाद हो गया तो एक तो मुसलमानों का एलिट क्लास चला गया वहाँ, और जो लोग रहे वो लोग जदीद तालीम से आसना नहीं हो सके। सरकारी मुलाजिमतों में उसका सिलसिला घट गया। जब सरकारी मुलाजिमतों जिसका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं आपको कह देता हूँ कि जमहूरी निज़ाम में भले ही कानून
असेंबली में बनते हों, जी। लेकिन उसका नफाज तो कहीं ना कहीं नौकरशाह करते जी। हैं। और मुसलमानों में नौकरशाह कम होने के नतीजे में तरक्की की राह है। एक तो पॉलिसियां कम बनी, जी। और पॉलिसियां जो बनी भी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका अमली नफाज जमीन पर नहीं हो सका, जो उस इलाके की पसमानदगी का सबब बना। तो मेरा अगला सवाल जो है आपके ही जवाब से रिलेटेड है। जयप्रकाश आंदोलन का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, बिहार का हर एक सियासतदान वो जानता है। जयप्रकाश आंदोलन के बाद जिस तरह से यादवों ने अपना एक लीडर चुना, आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव को चुना, यूपी में उन्होंने मुलायम सिंह यादव को चुना, जिस तरह से दलितों ने अपना एक लीडर चुना, एक लीडरशिप चुना, मुसलमान क्यों पीछे रह गया क्रिएट करने में अपनी लीडरशिप? और आज के डेट में जब एक ऑप्शन मिल रहा है मुसलमानों को AIMIM का, तो क्या आपको यह लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक्सेप्टेंस मिलेगी थ्रू आउट द कंट्री, न सिर्फ बिहार में? बिहार में तो चलिए एक बड़ी कामयाबी मिल गई, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र इलेक्शन में भी अभी हमने देखा कि पंचायत इलेक्शन में, निकाय चुनाव में उनको बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश में अब तक उनको कामयाबी नहीं मिली है, कोई भी MLA आज तक नहीं जीत पाए हैं। सबसे बड़ा जो राजनीति का गढ़ माना जाता है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश माना जाता है। 80 सीटें लोकसभा की है वहां पे, 500 से ज्यादा सीटें वहां पे विधानसभा की है। आखिर MIM को एक्सेप्टेंस यूपी में क्यों नहीं मिल रहा है?